नमस्कार। जरा सोचिए, एक गणराज्य जो लोगों की शक्ति पर बना था, वो कैसे एक अकेले इंसान के शासन वाले साम्राज्य में बदल सकता है। आज हम रोमन गणराज्य की उसी दिलचस्प और नाटकीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो 500 साल तक चली, लगभग पूरी दुनिया पर छा गई और फिर अपने ही गृह युद्ध की आग में जलकर खाक हो गई, जिसने एक सम्राट के आने का रास्ता तैयार किया। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। और ये सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, ये सत्ता, महत्वाकांक्षा और समाज की एक ऐसी कहानी है जो हर जमाने में सच लगती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता ने अपनी सरकार का रूप ही बदल दिया, कैसे सत्ता कई लोगों के हाथों से फिसलकर सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल में आ गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये गणराज्य पैदा कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे इसने पूरे भूमध्य सागर को जीत लिया, और उसके बाद समझेंगे कि कैसे इसके अपने ही समाज में दरारें पड़ने लगीं। हम उन ताकतवर सरदारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसे गृह युद्ध में धकेल दिया, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इसी राख से एक साम्राज्य ने जन्म लिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 510 ईसा पूर्व में, एक ऐसे मोड़ से जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। रोम के लोगों ने अपने अत्याचारी राजाओं के शासन को उखाड़ फेंका और कुछ नया, कुछ बहुत ही हिम्मत वाला करने का फैसला किया। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने अगले 500 सालों के लिए रोम की किस्मत लिख दी। अच्छा, तो जब हम रिपब्लिक या गणराज्य सुनते हैं तो दिमाग में आज का लोकतंत्र आता है ना? लेकिन रोमन रिपब्लिक इससे बहुत अलग था। समझिए कि ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब था। असल में ये एक कुलीन तंत्र था, मतलब कुछ अमीर और ताकतवर परिवारों का राज, और उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर राजशाही को दोबारा वापस आने से रोकना। तो ये पावर स्ट्रक्चर काम कैसे करता था? देखिए, सबसे ऊपर थी सीनेट, जिसमें 300 से ज्यादा अमीर अभिजात वर्ग के सदस्य थे जो जिंदगी भर के लिए चुने जाते थे। असली पावर तो इन्हीं के हाथ में थी। फिर आते थे 2 कॉन्सिल्स, जिन्हें सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता था। ये एक बहुत ही चालाक तरीका था ये पक्का करने का कि कोई एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। और हाँ, आम लोगों की भी सभाएं थी, पर सच तो यह है कि सारे बड़े फैसले सीनेट के बंद दरवाजों के पीछे ही लिए जाते थे। तो इस नई सरकार के आने के बाद रोम ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उसने सैन्य विस्तार का एक ऐसा अविश्वसनीय दौर शुरू किया जैसा पहले कभी देखा नहीं गया था। यही विस्तार रोमन गणराज्य की पहचान बन गया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। रोम के इस विस्तार को हम एक 2 एक्ट वाले प्ले की तरह देख सकते हैं। पहले एक्ट में उन्होंने 200 साल से भी ज्यादा लगाकर अपने ही घर यानी इटली पर कब्जा किया। ये एक लोकल पावर से रीजनल पावर बनने की कहानी थी। फिर शुरू हुआ दूसरा एक्ट। जब वो इटली के मालिक बन गए तो उनकी नजरें एक बहुत बड़े इनाम पर टिकी थीं, पूरा भूमध्य सागर। लेकिन वहां उनका सामना एक और महाशक्ति से होना था। और ये जो प्यूनिक वॉर्स थे, इन्हें आप उस जमाने का वर्ल्ड वॉर समझ सकते हैं। कार्थेज उस वक्त पश्चिमी भूमध्य सागर की सबसे बड़ी ताकत थी। 100 साल से भी ज्यादा चले इन 3 भयानक युद्धों ने न सिर्फ कार्थेज को पूरी तरह तबाह कर दिया, बल्कि रोम को स्पेन से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक बड़े बड़े नए प्रांत दिला दिए। इन युद्धों के बाद तो कोई शक ही नहीं रह गया था, भूमध्य सागर का नया और अकेला मालिक अब रोम था। लेकिन एक तरफ जहां रोम बाहर दुनिया जीत रहा था, वहीं उसके अपने घर के अंदर एक और जंग छिड़ी हुई थी। तो अब हम बाहरी जीतों से हटकर रोम के अंदर के सामाजिक संघर्ष पर ध्यान देंगे। ये जंग थी अमीर और गरीब के बीच, यानी पेट्रिशियन और प्लेबियन के बीच। तो रोम का समाज ना 2 हिस्सों में बिल्कुल साफ साफ बंटा हुआ था। एक तरफ थे पेट्रिशियन, जन्म से ही अमीर और कुलीन, जिनके पास सारी राजनैतिक और धार्मिक शक्ति थी। और दूसरी तरफ थे प्लेबियन, यानी किसान, सैनिक, कारीगर, आम जनता। और विडंबना देखिए कि यही प्लेबियन सेना की रीढ़ की हड्डी थे। यही लोग रोम के लिए लड़ते थे, रोम के लिए मरते थे, लेकिन शुरू में सरकार चलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। और यही बंटवारा सदियों तक चलने वाले अंदरूनी झगड़ों की जड़ बना। अब देखिए, ये कोई एक दिन में हुई क्रांति नहीं थी। ये पीढ़ियों तक चला एक बहुत ही लंबा और मुश्किल संघर्ष था। प्लेबियंस ने हड़तालें की, विरोध किया और धीरे धीरे एक एक करके अपने हक छीने।
उन्हें अपने अधिकारी मिले जिन्हें ट्रिब्यून कहा जाता था, जिनके पास अमीरों के कानूनों को वीटो करने की कमाल की पावर थी। उन्होंने कानूनों को लिखवाया ताकि उनके साथ नाइंसाफी ना हो, और आखिर में उन्होंने सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने और अपने फैसलों को पूरे रोम पर लागू करवाने का अधिकार भी हासिल कर लिया। ये लोगों की ताकत की एक धीमी पर पक्की जीत थी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। रोम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार जंग और विस्तार के दबाव ने एक नई और बहुत ही खतरनाक ताकत को जन्म दिया। एक ऐसी ताकत जो आखिर में गणराज्य को तोड़कर रख देगी। सरदार, या जिसे हम वॉरलॉर्ड कहते हैं। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने पूरे गणराज्य की नींव हिलाकर रख दी। लगभग 100 ईसा पूर्व में मैरियस नाम के एक जनरल ने सेना में कुछ सुधार किए, और शायद अनजाने में ही उसने एक ऐसे राक्षस को जन्म दे दिया जो सब कुछ निगलने वाला था। अब सेना में आम किसान नहीं थे जो लड़ाई के बाद खेतों में लौट जाते। ये एक प्रोफेशनल आर्मी थी, ऐसे सैनिक जिनकी वफादारी रोम के लिए नहीं थी बल्कि अपने उस करिश्माई जनरल के लिए थी जो उन्हें तनख्वाह, जमीन और लूट का माल देता था। तो ये था मैरियस, वो आदमी जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। उसने अनजाने में ही पावर का एक नया रास्ता बना दिया था, एक ऐसा रास्ता जो सीनेट के गलियारों से नहीं बल्कि सेना के कैंप से होकर गुजरता था। अब सबसे ताकतवर वो नहीं था जिसके पास सबसे अच्छी दलीलें हों, बल्कि वो था जिसके पास सबसे वफादार और सबसे बड़ी सेना हो। और फिर आया सुल्ला, जिसने एक कदम और आगे बढ़कर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने वो किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने अपनी वफादार सेना को रोम शहर पर ही चढ़ा दिया। उसने पहला बड़ा गृह युद्ध शुरू किया और खुद को तानाशाह बना लिया। ये वो लाइन थी जिसे कभी क्रॉस नहीं किया जाना था, लेकिन अब वो हो चुका था। गणराज्य के नियम टूट रहे थे और सब देख रहे थे। सुल्ला के बाद तो जैसे ये एक ट्रेंड ही बन गया। अब पावर का खेल और सिमट गया, सिर्फ 3 बड़े वॉरलॉर्ड्स के हाथ में, पोम्पे, क्रासस और जूलियस सीजर। इन्होंने मिलकर एक, कह सकते हैं, एक गैर सरकारी गठबंधन बनाया जिसे पहली त्रिमूर्ति कहते हैं, और सीनेट को तो बस एक डिबेटिंग क्लब बनाकर छोड़ दिया। अब गणराज्य सिर्फ नाम का रह गया था। गणराज्य की जो आखिरी सदी थी ना, वो बस खून खराबे और उथल पुथल का एक कभी न खत्म होने वाला दौर था। सुल्ला के गृह युद्ध से लेकर स्पार्टकस के भयानक विद्रोह तक, और फिर इन सरदारों के बीच एक के बाद एक विनाशकारी गृह युद्ध। ये वो दौर था जब ऐसा लग रहा था जैसे रोम खुद ही खुद को खत्म करने पर तुला हो, और हर ताकतवर आदमी सबसे बड़ी कुर्सी के लिए लड़ रहा था। और फिर 100 साल की इस तबाही और खून खराबे के बाद जब धूल बैठी, तो इस मलबे से एक आदमी विजेता बनकर निकला। एक ऐसा आदमी जो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाकर इस हिंसा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 100 साल के सिविल वॉर ने पुराने सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया था। हाँ, नाम के लिए सब कुछ था, सेनेट की मीटिंग भी होती थी, कॉन्सल्स भी चुने जा रहे थे, पर यह सब सिर्फ एक नाटक था। गणराज्य की जो आत्मा थी वो मर चुकी थी। ऑक्टेवियन, जिसे अब हम ऑगस्टस के नाम से जानते हैं, वो एक पॉलिटिकल जीनियस था। वो जानता था कि रोम के लोग राजा शब्द से कितनी नफरत करते हैं, तो उसने सीधे सीधे खुद को राजा घोषित नहीं किया। उसने बहुत चालाकी से एक नया सिस्टम बनाया, प्रिंसिपेट। ये दरअसल भेस में एक राजशाही थी। उसने खुद को सम्राट नहीं बल्कि प्रिंसिप्स यानी पहला नागरिक कहा। उसने ऐसा दिखाया कि वो गणराज्य को वापस ला रहा है, जबकि असल में सारी ताकत अपने हाथों में ले ली। और कमाल की बात यह है कि उसका ये प्लान काम कर गया। ऑगस्टस के लंबे शासन में शांति और खुशहाली का एक ऐसा दौर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसे पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति कहते हैं। ये जो कहावत है ना कि उसने रोम को ईंटों से संगमरमर का बना दिया, ये सिर्फ इमारतों की बात नहीं करती, बल्कि उस स्थिरता और व्यवस्था की बात करती है जो 100 साल के खून खराबे के बाद आई थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गणराज्य का पतन उसकी अपनी ही जबरदस्त कामयाबी की कीमत थी? क्या एक छोटे शहर के लिए बनाया गया सरकारी ढांचा एक विशाल फैले हुए साम्राज्य को संभाल सकता था, या फिर साम्राज्य बनने की राह पर गणराज्य का खत्म होना तय ही था? ये वो सवाल हैं जिन पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं और जो हमें भी सत्ता और तरक्की के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं।